तो ये अगला वीडियो कक्षा 11 के लिए है, केमिस्ट्री का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि पहले से ही चलते आ रहे हैं, हम लोग किस पड़ाव पे पहुंचे हैं। इसके पहले रदरफोर्ड मॉडल बताया गया, बहुत चीज़ें बताई गई थी। तो आज अगले पड़ाव में बोर्स मॉडल, जिन्होंने ऑर्बिट कॉन्सेप्ट दिया था, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, इनको एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, दोष थे, और उन दोषों की व्याख्या या उनका जो निराकरण रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया था। तो इसके लिए 1913 ईस्वी में डेनिश के भौतिक शास्त्री फिजिसिस्ट बोर ने रदरफोर्ड मॉडल के दोषों की व्याख्या करके और प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर मॉडल है। इस मॉडल की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं। जैसे इसका पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। पहला पॉइंट यही है कि न्यूक्लियस के चारों ओर अनेक बंद वृत्तीय कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यद्यपि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा नहीं करते। केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करेंगे जहां पर इनका कोणीय संवेग MUR, U इलेक्ट्रॉन का वेग है, M द्रव्यमान, R त्रिज्या उस वृत्ताकार पथ की, H/2 पाई का पूर्ण गुणित होगी। यानी जहां कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणित होगा, n का मान 1, 2, 3 कक्षक संख्या रख के हम प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं में परिक्रमा करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे H/2 पाई का पूर्ण गुणित संवेग नहीं होगा, वहाँ परिक्रमा नहीं करेंगे। जैसे हम 2 का पहाड़ा पढ़ें, 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, तो बीच में जो 3, 5 गायब हैं, जैसे मान लीजिए ऊर्जा उनकी है, तो उनमें परिक्रमा नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, यद्यपि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में परिक्रमा न करके केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MUR H/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है और इसी आधार पर इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। पहले तय हुआ है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे, कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इसलिए इनको एनर्जी लेवल कहते हैं। कक्षाओं को KLMN इत्यादि से प्रदर्शित करेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन इन निश्चित इलेक्ट्रॉन कक्षा में, जिस कक्षा में परिक्रमा करता है, उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। परिक्रमा करते समय उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनको स्टेशनरी ऑर्बिट या अस्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। अस्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। इसके बाद का पॉइंट है पांचवा, कि परिक्रमा करते समय इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा नहीं बदल सकता, और यह अपनी कक्षा तभी बदलता है जब एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा। जैसा कि दिखाया गया है कि अगर किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में आना है, तो एनर्जी को रिलीज करेगा, निकालेगा, और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है, तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। जैसे मान लीजिए एक कक्षा की ऊर्जा E1 है, दूसरे की E2 है, किसी पहले कक्षा की E1 दूसरे की E2, तो इनकी ऊर्जाओं का अंतर हो जाएगा डेल्टा E, और डेल्टा E = H न्यू या hc/λ। इसकी सहायता से हम उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति न्यू है,
और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, इसकी गणना कर सकते हैं। अगर किसी नीचे ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करेगा, या किसी ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर। और इस सूत्र से डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा की सहायता से आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य की गणना कर सकते हैं। अगली चीज, इस मॉडल से रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है, अर्थात इस स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं पाई जाती हैं। और इसका अंतिम पॉइंट यानी 7वां पॉइंट है, सामान्यतः परमाणु ग्राउंड स्टेट में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निम्नतम कक्षा में होता है, लेकिन जब यह उचित मात्रा में ऊर्जा पाकर किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाता है तो यह अवस्था परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। अब अगला चीज है बोर मॉडल के दोष। बोर मॉडल के दोष, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, इसमें देखिए पहला दोष तो ये है नंबर 1 कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, He प्लस Li2+, एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयन या परमाणु, जबकि बहुपरमाणु युक्त परमाणु या आयन जैसे HeLiNCBr इत्यादि के मॉडल की व्याख्या नहीं करता है। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल की व्याख्या नहीं करता। तीसरा चीज, बोरबरी मॉडल ये तो बताता है कि भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है, भिन्न भिन्न कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी व्याख्या नहीं करता। और इसका अगला पॉइंट है कि बोर का मॉडल डी ब्रॉगली सिद्धांत से जो प्रतिपादित परिणाम MURNH/2π इसका जो प्रतिपादित किया था उन्होंने, उसका तो सहारा लेता है, लेकिन बोर मॉडल के संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं करता। चौथा पॉइंट है, यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। और अगला पॉइंट 5वां है कि यह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों की, यानी ऐसे आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उनके सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, अर्थात जो रेखाएं पाई जाती हैं निश्चित आवृत्ति की, उनके बीच में कुछ अलग अलग आवृत्ति की भी रेखाएं पाई जाती हैं, इसको फाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करता। अगली चीज, जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। जीमन प्रभाव वह है कि किसी विकिरण उत्सर्जित करने वाले परमाणु को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसकी रेखाएं विभक्त हो जाती हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभक्त हो जाना ये कहलाता है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभक्त होना जीमन प्रभाव कहलाता है। और इसी प्रकार विद्युतीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभक्त होना स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। तो ये बोर परमाणु मॉडल के लिमिटेशंस हैं, दोष हैं, और इसके प्रमुख अजम्पशंस यानी कल्पनाएं जो है उसको हमने बता दिया, और इसके आधार पर दोष की व्याख्या करके समर्पित मॉडल बताया जाएगा अगले वीडियो में। इसको आप लोग